हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट के बारे में, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट और इस्तगासा भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या तरीक़ेकार है और किस तरह इसको रजिस्टर करवाया जाता है। देखें, सीआरपीसी एक्चुअली हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि क्या एक प्रोसेस है, किस तरह आप क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आप किस तरह उसको रजिस्टर करवा सकते हो, किस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करती है, किस तरह किसी को सज़ा दी जाती है, किस तरह जनाब उसके ख़िलाफ़ ट्रायल चलता है। ये सारे जो मामलात हैं, ये सारा जो प्रोसीजर है, ये हमें सीआरपीसी बताता है। तो सीआरपीसी हमें कंप्लेंट के भी बारे में बताता है कि आपको अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हो मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और हम देखेंगे इसके जितने भी रिलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि अगर भाई ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें और कौन सी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स मेंशन करनी हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर मैं कंप्लेंट के बारे में जाऊं, एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि यार हमने एफआईआर के बारे में पढ़ा। हम एफआईआर जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यार एफआईआर एक्चुअली ये होती है कि एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। आप पुलिस के पास जाते हो, कहते हो कि यार ये फ़लाँ जुर्म हुआ है, तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है एफआईआर में। तो एफआईआर में एक्चुअली जो जुर्म होता है ना, वो होता है कोग्निजेबल, यानी जो सीरियस नोयत का होता है। उसमें पुलिस क्या करती है, खुद ब खुद एक्टिव हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी करती है और बगैर अदालत के वारंट के, बगैर अदालत की इजाज़त के वो किसी बंदे को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्म है जो नॉन कोग्निजेबल है, जो सीरियस नोयत का नहीं है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें जब आप पुलिस के पास जाते हैं ना, तो सेक्शन 155 के तहत सिर्फ उसको लिख के रख देती है और कहती है कि जी अदालत को हम ये यानी रिपोर्ट पेश करेंगे, अदालत ने अगर कहा तो हम एक्शन ले लेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यानी वो अदालत पे छोड़ती है, खुद से कुछ नहीं करती। तो जो कंप्लेंट है ना, इसमें ये होता है कि इसमें हम ये नहीं देखते कि आया वो जुर्म कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है। आप इन दोनों जुर्म के अंदर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहते, आप पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, आपको पता है कि आपके इलाके में जो पुलिस है वो बड़ी डैश है, ठीक है ना, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, ना एफआईआर दर्ज करवाएं ना कुछ करवाएं, सीधा उधर चले जाएं। सो कहने का यहाँ पे मतलब ये, एक जो कंप्लेंट है ना, वो कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल, सीरियस नोयत का जुर्म या सीरियस नोयत का जुर्म नहीं है, दोनों सूरतों में आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। लेकिन जो एफआईआर होती है वो तो होती ही कोग्निजेबल जुर्म के अंदर है, सेक्शन 154 के तहत। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो यहाँ पे मैंने कहा ये थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन इसकी क्या है कंप्लेंट की। सेक्शन 4H इसके बारे में ये बताया गया है कि कंप्लेंट का मतलब है एलिगेशन, इल्ज़ाम। हाँ जी, किसके सामने आपने ये इल्ज़ाम बयान करना है? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास आपने जाना है और इल्ज़ाम लगाना है। अब वो जो इल्ज़ाम है, या तो आप ज़बानी उसको बताएं या आप उसको लिख के दें, ये दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है जी। और फिर आपने उसमें ये कहना है कि जी फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये गलत काम किया, आप मेहरबानी करके आप उसके खिलाफ़ एक्शन लें। अब वो शख्स नॉन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। मतलब वो बता सकता है कि यार वो पड़ोस में जो वो रहते हैं ना, बशीर साहब, उन्होंने मेरे साथ ये मतलब है ना, मेरी गाड़ी को ना नुकसान पहुंचाया है, मुझे नुकसान पहुंचाया, आप इसके खिलाफ एक्शन ले। या वो कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर आप रात को कहीं जा रहे थे, पीछे से एक बंदे ने आपके ऊपर हमला कर दिया और उसके चेहरा जो था ना वो उसने छुपा के रखा हुआ था, आपको पता नहीं चला। सो नॉन अननोन पर्सन दोनों के खिलाफ आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। चाहे हो सके तो अगर पढ़े लिखे हैं तो भाई लिख के उसको दे दें, अगर नहीं है इतना मामला तो आप वैसे ज़बानी उसको बता दें, ओरली, ठीक है जी। सो ये कंप्लेंट की डेफिनेशन है। सो इसके जो सेक्शन है वो 200 से लेकर 204, सीआरपीसी का जो सेक्शन 200, उसके बाद 201, 202, 203 और 204, ये सारे के सारे हमें कंप्लेंट के बारे में बताते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये सारा आपको पहले वो मैंने प्रोसीजर सारा बताऊं, उससे पहले हम ज़रा कंप्लेंट के थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। ये मैंने खुसूसी आप लोगों के लिए बनाए ताकि आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाए। भाई सबसे पहली जो इसकी फ़ीचर है, खुसूसियत है,
या तो ये आप ओरल या रिटन, यानी आप ज़ुबानी बता दें या वैसे आप रिटन में उसको दे दें, लिख के दें, यानी शिकायत ही करनी है आपने, वैसे बता दें या वैसे लिख के दें। दूसरा ये कि इसके अंदर जो ऑफेंस की नेचर है ना, उसकी कोई कैद नहीं है, चाहे वो कोग्निजेबल जुर्म भी हो सकता है, नॉन कोग्निजेबल हो सकता है। अक्सर ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है, लोग ये समझते हैं कि कंप्लेंट सिर्फ नॉन कोग्निजेबल में होती है और एफआईआर कोग्निजेबल में होती है। भाई एफआईआर तो होती है कोग्निजेबल में, लेकिन कंप्लेंट दोनों में होती है, चाहे वो कोग्निजेबल हो या नॉन कोग्निजेबल जुर्म हो। ठीक हो गया जी। अब ये शिकायत आपने किसके सामने करनी है? मजिस्ट्रेट के सामने करनी है। और किसके खिलाफ करनी है? कोई भी शख्स हो सकता है, जिसको आप जानते भी हों, जिसको आप नहीं भी जानते हों। मतलब जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया कि एक बंदे ने आपके ऊपर हमला किया, आपको पता नहीं वो किससे, वो कौन था, तो आप उसके खिलाफ भी कह सकते हैं कि नामालूम अफराद ने मेरे ऊपर हमला किया, नामालूम अफराद ने मेरे घर डकैती की, नामालूम अफराद ने मेरी गाड़ी चोरी की। ठीक हो गया जी। इसमें एलिगेशंस आप लगा सकते हैं, जब आप कंप्लेंट, उसमें आपने एक इल्ज़ाम लगाना है ना, एलिगेशन लगाना है। और दूसरा ये कि इसके अंदर ये होगा कि जो मजिस्ट्रेट है ना, वो इस मामले का नोटिस लेगा, यानी कोग्निसेंस लेगा कि आया ये जो जुर्म है या आया ये जो कंप्लेंट है, मेरे पास इसकी अथॉरिटी भी है कि नहीं है, यानी कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है कि मैं ये कंप्लेंट सुनूं। ठीक है ना। मजिस्ट्रेट हैं, उनकी उनकी आपको पता है कि क्लासेस होती हैं, तो वो यानी कि ये आप जिस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे ना कंप्लेंट लेके, वो सबसे पहले यही देखा कि क्या यार आया ये शिकायत मैं सुन सकता हूँ, आया ये कंप्लेंट के ऊपर मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, आया ये मेरी अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करती है कि नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो कंप्लेंट होती है ना, उसमें ये जो बंदा शिकायत लेके जाता है ना, वो जनाब अपना जो स्टेटमेंट है ना, वो ओथ के ऊपर रिकॉर्ड करता है, यानी वो जनाब हलफ लेता है कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। यानी ज़ाहिर बात है, आप एक अदालत के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, हाँ जी शिकायत करने जा रहे हैं, तो भाई वो अदालत इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि आपकी सुनी सुनी बातों पे भाई वो आपसे कसम लेगी, औथ लेगी, और अगर आपने कुछ गलत बयानी की ना, तो सेक्शन जो है ना 250 आई थिंक है सीआरपीसी का, उसमें फिर आपके उल्टा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सो औथ के ऊपर आपने सच बात करनी है जो भी शिकायत है। दूसरा ये कि फिर एक्चुअली शिकायत करने का मकसद यही होता है कि मजिस्ट्रेट साहब एक्शन लें। अब मजिस्ट्रेट साहब खुद एक्शन लें, पुलिस वाले को बोलें, किसी और जज को बोलें, किसी और बंदे को बोलें, ये उसका काम है। अच्छा जी, यार कंप्लेंट के अंदर जो इसका एक और फीचर है कि ये पुलिस रिपोर्ट नहीं होती, पुलिस रिपोर्ट कुछ और होती है। इसमें भाई पुलिस का कोई काम ही नहीं है। भाई आपने कंप्लेंट इसलिए तो दर्ज की क्योंकि आपको पुलिस वाले पसंद नहीं है, आपको पुलिस वालों की शक्ल पसंद नहीं है, आप उनके पास जाना ही नहीं चाहते थे, आप थाने नहीं जाना चाहते थे, आप इसलिए सीधा कहाँ चले गए? सीधा मजिस्ट्रेट अदालत के पास चले गए। दूसरा, इसमें कंप्लेंट के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद से नहीं करती। हाँ, अगर जज साहब कह सके या मजिस्ट्रेट उनको कहे कि जाओ इंक्वायरी करके आ, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इंक्वायरी या समन तक होता है, वैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं करती। ये सारे मामला खुद जनाब मजिस्ट्रेट अपने यानी खुद देखते हैं। ठीक है जी। सो ये कंप्लेंट का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड स्कोप है। ठीक है, इसमें हर किस्म का जुर्म आ सकता है, चाहे वो बहुत ही सीरियस नोयत का हो, यानी मर्डर हो, डकैती हो, रेप वगैरह हो, या वैसे यानी कि सीरियस ना हो, यानी किसी ने आपको बदनाम किया या किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी की। ठीक है, किसी ने आपको जनाब बदनाम करने के खातिर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया, मतलब इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं प्रॉपर सेक्शन वाइज के ये क्या चीज़ है। अभी मैंने आपको सारी फीचर्स बता दिया कंप्लेंट के। देखो मतलब मेरे ख्याल में वैसे कॉन्सेप्ट तो हमारा यहीं पे क्लियर हो गया, आगे वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आगे मज़ीद जो सेक्शन वाइज है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 200। यार इसमें क्या है कि आपने जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत लेके आए, आपने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, और वो भी जनाब ओथ के ऊपर, यानी वो जो भी कहेगा आपने उसको लिखना है और उससे ओथ लेना है। ओथ यानी कि हलफ लेना है, और उसके बाद वो भाई साहब उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे, और साथ में जज साहब भी या जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी उसके ऊपर दस्तखत करेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप जो कंप्लेंट रिटन में लेके आए हैं, वो मजिस्ट्रेट के पास आए और मजिस्ट्रेट कहता है कि यार मैंने ये कि मैं इसको एग्जामिन नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी अथॉरिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा, दूसरी अदालत को, कोर्ट को वो ट्रांसफ़र करेगा। जब वो दूसरी अदालत को ये ट्रांसफ़र करेगा ना ये आपकी स्टेटमेंट, तो वो ज़रूरी नहीं है कि फिर दूसरी जो है ना वो फिर इसकी एग्जामिनेशन की जाए। जब एक बार होगी तो ठीक है, आप रिटन में लेके आए तो बाद में फिर उसकी ज़रूरत नहीं है एग्जामिन करने की। इसके अलावा
कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई अदालत ही, कोई और अदालत कंप्लेंट दायर करती है तो उसकी जो एग्जामिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है ओथ के ऊपर, क्योंकि ये माना जाता है जो सरकारी मुलाजिम होता है उसकी शिकायत वैसे ही बड़ी मोतबर है भाई। सरकारी मुलाजिम जो हुआ सरकारी भाई, वो अब ऑफिसर है तो अब उसकी बात में, उसकी बात और आपकी बात में फ़र्क तो होगा ना। आप हैं प्राइवेट बंदे, वो है सरकारी बंदा। अगर सरकारी बंदा या अदालत, कोई और अदालत मजिस्ट्रेट के पास किसी के बारे में शिकायत लगाएगा तो उससे फिर आपने ओथ नहीं लेना, ठीक है, हलफ नहीं लेना, उसकी बात सच ही मानी जाएगी। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अगर कोई केस आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो मजिस्ट्रेट जिसने ऑलरेडी कंप्लेंट को एग्जामिन कर लिया है, तो जिस मजिस्ट्रेट के पास वो शिकायत जाएगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम यही होता है कि वो जो मजिस्ट्रेट है उसने सबसे पहले तो यही देखना होता है कि यार ये जो कंप्लेंट मेरे पास आई है, आया ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती तो दूसरे को भेजेगा। अगर अच्छा, दूसरे को भेजने से पहले उसने पहले खुद उसकी एग्जामिनेशन कर ली थी, ठीक है ना, ओथ शोथ ले लिया था बंदे से जो शिकायत लेके आया था, तो फिर दूसरे जज को ज़रूरत नहीं है कि उसको दोबारा री एग्जामिन करे। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आता है सेक्शन 201। इसमें क्या है यार, इसमें एक सिंपल चीज़ ये है कि आप अगर ऐसे जज के पास कंप्लेंट दायर करते हो जिसका ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ये सुने, यानी वो इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट से मतलब ये नहीं कि वो नाहल है, वो निकम्मा है, उसको पता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। और तो फिर क्या करेगा कि आपने अगर रिटन में उसके पास लेके आए थे ना वो कंप्लेंट, वो उसके ऊपर लिखेगा कि भाई मैं इसको नहीं सुन सकता, आप इसको फला अदालत में ले जाएं, यानी उसको इंडोर्स करेगा। और अगर आपने वो कंप्लेंट रिटन में नहीं लेके आए थे, आपने वर्बली उसको बताया था, तो फिर वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई साहब फला अदालत चले जाओ। ठीक है। अब सेक्शन 201 क्या कहता है, मैं दोबारा आपको ज़रा इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर आप रिटन में कंप्लेंट लेके गए हैं और मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये सुने, क्योंकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती, तो वो उसके ऊपर लिखेगा, इंडोर्स करेगा कि भाई मैं इसको नहीं सुन सकता, आप फलां अदालत चले जाओ। और अगर आप रिटन में नहीं लेके गए थे कंप्लेंट, वैसे ही वर्बली बताया था मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट फिर आपको गाइड कर देगा कि यार उस अदालत चले जाओ, यानी को उसको कहीं किसी चीज़ के ऊपर लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, सेक्शन 202 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अदालत चाहे तो जो इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। इश्यू ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि मतलब कंप्लेंट के ऊपर मजीद किस तरह काम करना है कि नहीं करना, ठीक है, सम्मन या वारंट जारी करने के नहीं करने, इश्तिहारी डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, या उसकी प्रॉपर्टी जब्त करनी है कि नहीं करनी, किसकी भाई, जिसके खिलाफ शिकायत आई है। अब अदालत चाहे तो उसको पोस्टपोन कर सकती है। मिसाल देता हूँ, मैं अदालत गया, मैंने कंप्लेंट दायर की, मैंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी करवाई, लेकिन अब अदालत क्या कहती है, इसके ऊपर ना मतलब मज़ीद इसको प्रोसेस नहीं करती, वो पोस्टपोन करती है। क्यों? उसको शक है कि यार ये जो अयाज नूर है ना, ये बंदा ठीक नहीं है, ये पता नहीं ये सही बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, इंक्वायरी होनी चाहिए इसके बात के ऊपर। ठीक है जी। सो फिर क्या करेगी, सेक्शन 202 के तहत वो उसको वो जो कंप्लेंट है उसको पोस्टपोन करेगी और उसका प्रोसेस जारी नहीं करेगी, और उसके रीजंस बताएगी अदालत के भाई हम इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे या अभी शुरू क्यों नहीं कर रहे। ठीक है जी, मतलब उसका प्रोसेस शुरू नहीं करेगी। इंक्वायरी तो नहीं करूंगा, कार्रवाई नहीं कहूंगा, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे। अब आपने पोस्टपोन कर दिया, प्रोसेस शुरू नहीं किया कंप्लेंट का, तो फिर क्या होगा, फिर अदालत उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी, वो पता करवाएगी कि भाई अयाज साहब ने जो ये शिकायत लेके आए थे इस्तगासा हमारे पास, वो आया वो सच बात थी कि नहीं थी, जिस बंदे के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया है वो वाकई ये मामला है कि भी नहीं है। या तो अदालत खुद इंक्वायरी करेगी, या जस्टिस ऑफ पीस में यानी अदालत जज किसी और जज को बोलेगी, या पुलिस ऑफिसर को बोलेगी, या किसी और बंदे को भी वो केस किसी को भी बोल सकती है जहाँ उसको बेहतर लगे। ठीक है जी। अब इसमें एक ये चीज़ है कि ये सेक्शन 201 तब यानी सेक्शन 202 तभी काम करता है जब आपने मेक श्योर हो कि कंप्लेनेंट ने आपने उससे ओथ के ऊपर ये यानी कि स्टेटमेंट ली हो, एग्जामिन किया हो। अगर उस बंदे ने ओथ के ऊपर अपनी जो नहीं हलफ नहीं लिया कि जो मैं बात कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ, सच के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, तो फिर तो ये काम नहीं होगा। तो ये कंडीशन ज़रूरी है।
आप इशू जो प्रोसेस है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि लेकिन मेक श्योर करना चाहिए। यानी सिंपल अगर वर्ड्स में ये कहूँ कि भाई अगर आपने इंक्वायरी शुरू करनी है ना कंप्लेंट के ऊपर, तो ये मेक श्योर करना कि आया उस बंदे ने ओथ के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि नहीं करवाई। अच्छा जी, अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपने सब ऑर्डिनेट यानी मजिस्ट्रेट को कह सकता है कि भाई इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, ये बंदा जो हमारे पास शिकायत लेके आया था इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि ये सही बात कर रहा है। यानी देखें कि यार एफआईआर में क्या होता है कि पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कंप्लेंट में अदालत इन्वेस्टिगेशन करवाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप अदालत किसी ऐसे बंदे से इन्वेस्टिगेशन करवा रही है या इंक्वायरी करवा रही है जो पुलिस ऑफिसर भी नहीं है, जो मजिस्ट्रेट भी नहीं है, तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अगले बंदे को बगैर वारंट के अरेस्ट करे। अगर उसने किसी को अरेस्ट करना भी है इस कंप्लेंट के तहत तो अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, दूसरा ये कि जो एविडेंस होंगे, जो विटनेसेस होंगे, वो आपने ओथ के ऊपर ही लेने हैं। सो भाई ये हो गया सेक्शन 202। यानी 202 ये है कि आपने प्रोसेस को, इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना, आपको डाउट है तो आपने इंक्वायरी करवानी है। सेक्शन 203 ये कहता है कि अगर आप कंप्लेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, सारे मामला, इंक्वायरी भी करवा ली, इन्वेस्टिगेशन भी करवा लिया, आप समझते हैं कि नहीं यार इस बात में वजन नहीं है, अगला बंदा झूठ बोल रहा है या ये इस तरह की बात ही नहीं है, तो वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है, मामला यहीं पे ख़त्म हो सकता है। लेकिन अब उसके दो ग्राउंड्स हो सकते हैं। या तो जिस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी ना कंप्लेंटेंट ने, वो उसमें मज़ा नहीं था, ठीक है, या उसकी स्टेटमेंट आपने जब पढ़ी तो यार ये तो शिकायती, इसमें कोई हाल ही नहीं है, मतलब इसमें कोई जान ही नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं है। या ये भी हो सकता है जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कराई तो पता चला कि भैया नहीं ये तो मामला ही कुछ और है। तो इन दोनों सूरतों को ऑब्जर्व करने के बाद अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है। उसके बाद उसके रीजंस भी उसने रिकॉर्ड करने हैं। अच्छा जी, अब ये 203 हो गया। अब 204। अब 204 में हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पे पुलिस जो अदालत है ना, मजिस्ट्रेट साहब, वो डिसमिस नहीं करते, वो कंप्लेंट को आगे जारी करते हैं। तो उसके बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो ये होती है इश्यू ऑफ प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि आपने जनाब जिन जिन के खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज की गई है उनको आप समन करते हैं, यानी बुलाते हैं। ठीक है, या तो आप उनको समन बोलेंगे अगर जनाब वो जो मामलात हैं, वो जो केस है वो सेकंड शेड्यूल जो सीआरपीसी का उसकी 4th कैटेगरी में फॉल करता है तो आपने उसको समन बुलाना है। ठीक है, पहले आपने समन बुलाना है, लेकिन उसके बाद अगर आप समझते हैं कि नहीं अब यहाँ पे वारंट चाहिए तो आप वारंट भी उस बंदे का जारी करेंगे। अब ये समन और जो वारंट है ना, इसके लिए पुलिस की थोड़ी हमें मदद चाहिए होती है कि पुलिस उस बंदे के पास जाएगी, भाई साहब आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है उधर अदालत में, मजिस्ट्रेट साहब आपको समन किया, आपको वारंट किया, आपको बुलाया, आप आए हमारे साथ। तो ये हो सकता है, तो फिर उस बंदे ने अदालत यानी कि खुद को पेश करना है, वहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो समन और वारंट के लिए पुलिस की मदद होगी। यानी जो हमारा सेक्शन 204 है उसमें ये प्रोसेस यानी एक किस्म का ट्रायल का मामला शुरू होगा। अच्छा जी, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें फिर ये है कि आपने फीस जमा करानी है, यानी फीस जमा कराएंगे, पैसे देंगे अदालत को, तो उसके बाद ही ये जनाब आगे ना मामला चलेगा आपका, यानी ट्रायल शुरू होगा, नहीं तो मामला नहीं चलेगा। तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड फीस है तो वो होगी, और वो फीस देंगे तो तभी पुलिस जो है ना वो प्रोसेस शुरू करेगी, समन या वारंट जारी करेगी, अदरवाइज वो नहीं करेगी। और वो एक रीजनेबल टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने ना अदालत को जो है ना फीस पे करनी है, अदरवाइज उस अदालत क्या करेगी, उस सारे मामले को डिसमिस कर देगी। तो भाई ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट का यानी आगे जो ट्रायल है वो ट्रायल देखो, एफआईआर में क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस रिपोर्ट जमा कराती है, उसके बाद अदालत क्या करती है, उसके ऊपर ट्रायल चलाती है। तो इसी तरीके से कंप्लेंट के अंदर भी इस तरह होता है कि आप कंप्लेंट लेके गए, अदालत ने खुद से इन्वेस्टिगेशन करवाई, इंक्वायरी कराई, और उसके बाद फिर उसके ऊपर ट्रायल शुरू करती है। ये जो ट्रायल का मामला है ना, वो आर्टिकल 204 दोनों का सेम शुरू होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि कंप्लेंट में अदालत इन्वेस्टिगेशन करवाती है, और उसमें जनाब एफआईआर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अपनी एक पुलिस रिपोर्ट या चालान जो है ना वो अदालत में जमा कराती है, और उसके बाद ट्रायल शुरू होता है। सो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का यानी कि डिफरेंट तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसके बाद ऑनवर्ड वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा जी, अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया, लेकिन मैं आपको दोबारा एक समरी इसकी सुनाता हूँ ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रहे। सबसे पहले सेक्शन 200, इसमें आपने ये बताना है कि फ़ाइल कब किस तरह यानी कंप्लेंट जो है ना आपने दर्ज करनी है।
ठीक है। इसमें आप रिटर्न या ओरल भी बता सकते हैं। इसके अंदर फिर ये है कि जो शिकायत वाला है वो ओथ के ऊपर अपनी ना कंप्लेंट को ना रिकॉर्ड करवाएगा, और इसके अंदर मजिस्ट्रेट ये चेक करता है कि आया यार ये जो शिकायत है ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है कि नहीं आती, यानी उसकी कॉग्निसेंस चेक करेगा। उसके बाद सेक्शन 201 है कि भाई अगर ये मजिस्ट्रेट समझते हैं कि ये मेरी उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो अगले अदालत को भेजेगा, ठीक है जी। और अगर वो रिटर्न में है तो उसके ऊपर इंडोर्स करके लिखेगा, अगर रिटर्न में नहीं है तो वैसे वर्बली अगले को बताएगा कि भी फलां जज के पास जाओ, ये वहाँ तुम्हारी शिकायत वो सुनेगा, मेरे पास इसका इख्तियार नहीं है। उसके बाद ये है कि सेक्शन 202 के अंदर ये है कि अगर अदालत चाहे तो इसकी इंक्वायरी खुद से शुरू कर सकती है। उसको पता चलता है कि नहीं यार ये बंदा ना झूठ बोल रहा है, इसकी कंप्लेंट में प्रॉब्लम है, तो खुद भी इंक्वायरी करवा सकती है, या जस्टिस ऑफ पीस से करवा सकती है, या पुलिस से करवा सकती है, या किसी और मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे सकती है, या किसी और बंदे से भी करवा सकती है जो उसको बेहतर लगे। 203 के अंदर ये होता है कि कंप्लेंट यानी कि इंक्वायरी भी देखेगी और ओथ के ऊपर वो जो स्टेटमेंट है उसको भी चेक करेगी। इन दोनों बातों को देख के उसका देखेगी कि यार इसमें तो कोई वजन ही नहीं है, ना उसकी स्टेटमेंट के अंदर वजन है, ना ही इंक्वायरी से कुछ निकला है, इन्वेस्टिगेशन से, तो वो डिसमिस कर सकती है 203 के तहत। लेकिन अगर डिसमिस नहीं करती और कहती है कि नहीं भाई इसको हमने आगे तक लेके चलना है, तो फिर इश्यू ऑफ प्रोसेस शुरू होगा आर्टिकल सेक्शन 204 के तहत, जिसके अंदर समन और वारंट शुरू होंगे। और समन और वारंट तब शुरू होंगे भाई साहब जब आप अदालत को उसकी फीस दोगे, ठीक है। अदालत एवी वैली नहीं बैठी हुई कि आपके कहने के ऊपर समन और वारंट जारी करवाई और ट्रायल शुरू करेगी, उसके लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक हो गए जी। सो ये है जी हमारा टॉपिक कंप्लेंट, इस्तगासा, प्राइवेट कंप्लेंट। इसको जनाब मैंने सेक्शन वाइज आपको सारा का सारा बता दिया। अब ये अगर पेपर में आता है क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यार ये पेपर में आता है और आपने यहीं से तैयारी की है तो भाई साहब फिर पेपर दे के ना इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि सर जी ये टॉपिक आया था और मैंने इसी वीडियो से ये तैयारी शुरू की है, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाईजान मेरी जो मेहनत है उसका यानी कि कोई ना कोई रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।